गुड आफ्टरनून, की हाल चाल जी? गुड आफ्टरनून मयूरी, गुड आफ्टरनून शिप्रा, गुड आफ्टरनून सुजल, गुड आफ्टरनून प्राची, गुड आफ्टरनून शिवानी। ओ शिवानी की हाल चाल? कदे हंस भी लिया करो। वेरी गुड आफ्टरनून शिवानी, वेरी गुड आफ्टरनून वासुदेव, शिवम, अंबिका, सुमित, सक्षम, ज्योति, योगेश कुमार, रजत, काव्या। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? पक्का एक बार थोड़ा सा हंस के दिखा दो, थोड़ा सा। ओ माय गॉड। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर मम्मी चिल्ला रही है, बोल रही है गाने क्यों सुन रहा है? ओ माय गॉड विक्की, बात तो देखो, मम्मी सही कह रही है। अब तुम गाने सुन रहे हो, पता नहीं क्यों गाने सुन रहे हो, मुझे नहीं पता भाई। चलो जी, तो फाइनली आज हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट होने जा रहा है जी। और हमारी जीएसटी की सारी जर्नी हमने कंप्लीट की है। जीएसटी हमने कंप्लीट कर लिया। जीएसटी की रिवीजन भी चल रही है, रिवीजन भी खत्म हो जाएगी। जीएसटी हमारा बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाएगा। और जीएसटी भी हमारे एग्जाम में 50 नंबर का है। बट आपको मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटी भी 50 नंबर का है और इनकम टैक्स भी 50 नंबर का है। बट इनकम टैक्स जीएसटी से वाइड है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा मुश्किल है। इनकम टैक्स बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। बट इसमें एक बात चाहिए होगी कि जितने बच्चे आज यहां पर आके बैठे हैं, जब इनकम टैक्स कंप्लीट होगा ना, सेम इतने बच्चे यहां पे बैठे होने चाहिए। बस ये पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। और आप सब जानते हो, इट मींस अगर मान लो एक पर्सन की मुझे इनकम निकालनी है, तो इनकम निकालने के लिए इनकम के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे मेरे दिमाग में सेट होने चाहिए, तभी किसी पर्सन की मैं इनकम निकाल पाऊंगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत मजेदार है। जैसे आपको जीएसटी के अंदर मजा आया, उससे डबल मजा जो है आपको इनकम टैक्स में आने वाला है। बस इतना मेरा आपसे वादा है जी। सर एक बात पूछनी थी, हर बार जीएसटी 50 का ही आता है क्या? तो भाई 50 का है तो 50 का ही आएगा ना नालायक। जब दो पार्ट हैं, 50 नंबर का जीएसटी, 50 नंबर का इनकम टैक्स, तो 50 का ही आएगा ना मेरे नालायकों, 50 का ही आएगा। और कितने नंबर का आएगा? चलो जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। सर गाबा बहन मैसेज नहीं देखती हो, बहुत बिजी हो। नहीं नमन बहन, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके मैसेज में कई बार देख लेती हूँ, बस वो रिप्लाई करते करते रुक जाती हूं कि तुम्हें पता नहीं मेरी बातों का बुरा ना लग जाए नमन बहन, ठीक है। नमन बहन तुम ये बताओ, तुम त्रिशूल बैच के अंदर आती हो? नमन बहन तुम त्रिशूल बैच के अंदर आ रही हो? जीएसटी की रिवीजन कर रही हो? पक्का कर रही हो ना? ठीक है, तो अब इनकम टैक्स की रिवीजन भी स्टार्ट होगी त्रिशूल बैच के अंदर, तुमने वो भी करनी है। और अगर तुम दोनों रिवीजन करोगी ना, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मैं कसम से कह रहा हूं, ठीक है नमन बहन। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर यूट्यूब पर सारी क्लास फ्री होंगे क्या? नहीं जी, 4-5 आपकी डेमो क्लास है, बस जो बच्चे देखना चाहते हैं वो साथ में देख सकते हैं। बाकी हमारा रेगुलर बैच चल रहा है, बस ये पर ध्यान दो जी। सर नहीं देख रही, बस करने वाली हूं, अक्टूबर से तब देखूंगी। ठीक है नमन बहन, तब देख लेना, बट उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम देखोगी नहीं ना तो फिर तुम्हें एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। फिर ये मत कहना कि विवेक बहन ने क्लास नहीं ली थी, तो विवेक बहन ने क्लास ली थी, तुमने नहीं देखी थी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ। अब हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की। अब बिल्कुल शांत हो जाओ जी, कम से कम 15 से 20 मिनट सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। हमें इनकम टैक्स का पहले ओवरव्यू क्लियर करना है कि हमें इनकम टैक्स में करना क्या क्या है। और आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है। आज की क्लास में हमें कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करना, पूरे इनकम टैक्स का बेस क्लियर करना है। और आज वाली क्लास हमारी थोड़ी सी छोटी क्लास भी होगी, क्योंकि आज मुझे कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कराना। इनकम टैक्स में कौन कौन सी बेसिक बातें हैं और इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, वो सारी की सारी बातें बस आज हमें डिस्कस करनी है। फाइनली कल वाली क्लास से हम इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, याद करो बचपन के दिन, याद करो जब आप मुझसे मिले थे, जब आप बहुत छोटे छोटे थे। मेरे ख्याल से आप आई थिंक 40-45 लेक्चर पहले की बात है, तो 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी। आप बहुत उस टाइम छोटे छोटे थे। तो जब हमने जीएसटी स्टार्ट किया था, तो आपको जीएसटी के स्टार्टिंग के अंदर मैंने कहा था कि जो भी हमारा
सीए इंटर का टैक्सेशन का पेपर है, ठीक है जी। जो हमारा पेपर है सीए इंटर का टैक्सेशन का, टोटल आप सब जानते हो पेपर जो है वो हमारा 100 मार्क्स का है जी। पेपर हमारा 100 नंबर का है। फिर मैंने कहा था कि इस पेपर के ना दो पार्ट हैं, एक तो इसमें कवर होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इसमें कवर होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर मैंने कहा था कि जो पेपर हमारा डायरेक्ट टैक्स का है ना, अब डायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स हमें कवर करना है, वो हमें कवर करना है इनकम टैक्स। और अगर बात करूंगा आईडीटी की, आईडीटी में वैसे तो दो टैक्स होते हैं, एक तो हमारा जीएसटी होता है और एक हमारा कस्टम होता है। कस्टम सीए फाइनल में डिस्कस करना है, तो हमारे सीए इंटर लेवल पर सिर्फ जीएसटी है। तो मेनली दो पोर्शन हमें यहां पे कवर करने हैं, एक तो इनकम टैक्स हमें कवर करना है और एक हमें जीएसटी कवर करना है। फिर यहां पर मैंने कहा था कि जो इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में है, 50 मार्क्स का हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का हमारे सिलेबस में जीएसटी है। अब अगर मैं 50-50 मार्क्स की बात करूंगा तो ये तो कंफर्म है कि पेपर जो है हमारे 100 नंबर का है, बट पूरा का पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव बेस नहीं है, पूरा का पूरा पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस नहीं है। मतलब 70 to 30% की रेशो है। इट मीन 70% पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव बेस है और 30% पोर्शन जो है वो एमसीक्यूज बेस है। फिर मैंने कहा था कि एमसीक्यूज आपके नॉर्मल नहीं बनेंगे, केस स्टडी बेस एमसीक्यूज बनेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन दिया होगा, वो क्वेश्चन हमें सोल्व करना होगा, उसके बेस पर एमसीक्यूज होंगे। तो कहने को वो एमसीक्यूज है, वैसे वो बड़ा क्वेश्चन ही है। मतलब वैसे वो बड़ा क्वेश्चन ही बनेगा, कहने को एमसीक्यूज है, उसमें बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, उसके बेस पे एमसीक्यूज होंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब जैसे मैंने बोला कि 50 नंबर का हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है, तो 50 में से आप ये मान लो 35 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है और 15 मार्क्स के एमसीक्यूज जो हैं वो इनकम टैक्स के अंदर बनेंगे। बस ये पर ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हेलो, क्या बात मेरी समझ में आ रही है भाई साहब? ओए हेलो, इधर सुनो ध्यान से, एक बात आप सुनो ध्यान से मेरी बात। ओए ओए नालायक, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो जीएसटी में ना बहुत सारे प्रोविजन थे, आपने चेक किया होगा जीएसटी में हमने जो भी चैप्टर किए हैं उसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। प्रैक्टिकल चैप्टर हमारे वहां पर बहुत कम थे। बट अगर बात मैं करूंगा इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल चैप्टर्स बहुत सारे हैं, प्रोविजन कम है। मतलब प्रोविजन कम का मतलब क्या है, इसमें थ्योरी बहुत कम है। आप ये मान लो कि अगर हमारे सिलेबस में 50 नंबर का इनकम टैक्स है तो 45 नंबर तक के क्वेश्चन जो बनेंगे वो सिर्फ प्रैक्टिकल बनेंगे। इसमें हर चैप्टर में कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, हर चैप्टर में क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, हर चैप्टर में इंटरलिंकिंग होगी, तो हर चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा इनकम टैक्स में सिंगल चैप्टर भी नहीं है जिसमें कैलकुलेशन ना आती हो। तो बात समझ के चलना, यहां पर हमारा मतलब कैलकुलेटर भी चलेगा, दिमाग भी चलेगा, क्वेश्चन भी चलेंगे। जीएसटी में आपने चेक किया होगा, जीएसटी में गिने चुने चैप्टर प्रैक्टिकल थे, वहां पर प्रोविजन बहुत सारे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे वहां पर कम थे। इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो प्रैक्टिकल है। इवन चैप्टर नंबर 1 से ही हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो बात समझ में आ रही है? तो ये मान के चलो कि सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करनी है, इसमें टैक्स भी निकालना पड़ेगा, सरचार्ज की बातें भी होंगी, सेस की बातें भी होंगी, आपने अगर सुनाओ रिबेट की बातें भी होंगी, कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है उसकी बातें भी होंगी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, मतलब जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम निकालते हैं ना, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो इनकम टैक्स के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपने बोला कि हमारे सिलेबस में ना 50 नंबर का इनकम टैक्स है। मैं कहा बिल्कुल सही बात है यार। गाबे एक बात बता, हेलो गाबे, ओए ओए गाबे एक बात बता भाई, जो हमारे सिलेबस में 50 नंबर का इनकम टैक्स है, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई 50 नंबर के इनकम टैक्स में ऐसा है क्या भाई। 50 नंबर का इनकम टैक्स है तो 50 नंबर के इनकम टैक्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन सी बातें हमें पता लगेंगी, वो सारी बातें एक बार आप हमें पहले बताओ, फिर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब मैं कहता हूं कि 50 नंबर के सिलेबस में इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में है, मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। अगर मुझे किसी भी पर्सन का टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, या अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सामने एक बच्चा बैठा है, अब बच्चा ये बात कहता है, सर मान लो मुझे ना किसी का इनकम टैक्स निकालना है, तो एक बात मेरे को सोच के बताना, अगर आपको किसी का भी इनकम टैक्स निकालना है तो इनकम टैक्स निकालने के लिए दो बातों को होना बहुत जरूरी है। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, अगर किसी पर्सन का भी इनकम टैक्स निकालना है तो इनकम टैक्स निकालने के लिए दो बातों को होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो मैंने कहा था, एक तो इनकम का होना जरूरी है, फिर इनकम के साथ में जो आपके टैक्स रेट होंगे उस रेट का होना जरूरी है। अब अगर मैं इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आपका इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
भाई अगर मान लो मेरे पास इनकम है, मेरे पास रेट है, तो किसी पर्सन का भी तुम इनकम टैक्स निकाल सकते हो। यार एक बात बताओ ना यार, एक सामने बच्चा बैठा है, बच्चा कह रहा है सर मेरे पापा ना भी घर खाना खाने के लिए आए थे, तो पापा को पता लगा इनकम टैक्स की क्लास है, पापा मेरे साथ बैठ गए। पापा कह रहे गब्बा के करा रहे, तो मैंने कहा जी गब्बा करवा रहा है इनकम टैक्स। तो पापा ने बोला गब्बे तो एक बात पूछ भाई, जैसे मेरा इनकम टैक्स निकालना है तो किस तरह निकलेगा? तो एक बात बताओ अंकल, मैं थारा इनकम टैक्स निकाल तो दूंगा, अब इनकम टैक्स निकालने के लिए थारी इनकम कितनी है वो पता होनी चाहिए, उस इनकम पर रेट क्या होगा वो पता होना चाहिए। अब अगर इनकम मुझे पता है, रेट मुझे पता है, तो किसी पर्सन का भी आप इनकम टैक्स निकाल सकते हो। अच्छा एक बात को बताना, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आज इंडिविजुअल ही इनकम टैक्स पे करते हैं या सभी लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? सभी लोग पे करते हैं। इट मींस आज इंडिविजुअल के ऊपर भी इनकम टैक्स है, कंपनी पर भी इनकम टैक्स है, पार्टनरशिप फर्म पर भी इनकम टैक्स है, उसके बाद लोकल अथॉरिटी पर भी इनकम टैक्स है, सोसाइटी पर भी इनकम टैक्स है। तो जितने मल्टीपल वैरायटीज के लोग होंगे ना कहीं सब वो इनकम टैक्स में कवर होंगे। तो ऐसा नहीं है वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करते हैं। आज अगर मान लो इंडिया में रिलायंस कंपनी है तो वो भी तो इनकम टैक्स पे कर रही है ना। आज अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी तो इनकम टैक्स पे कर रही है। आज तुम्हारे पापा भी इनकम टैक्स पे करते हैं, तुम आगे जाके सीए बनोगे, तुम इनकम कमाओगे तो भी इनकम टैक्स पे करोगे। मैं सीए बनाऊं, मैं इनकम कमा रहा हूं, मैं भी इनकम टैक्स पे कर रहा हूं। अब अगर मान लो बात करूंगा तेजस सर की, अब तेजस सर तो भाई साहब तेजस सर की तो बात ही अलग है। तब तेजस सर क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, साथ में सरचार्ज पे कर रहे हैं, तो तेजस सर की दुनिया ही अलग है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मान लो एमवी सर है, एमवी सर भी इनकम टैक्स पे करते हैं, पीपी सर भी इनकम टैक्स पे करते हैं, दीपिका मैम भी इनकम टैक्स पे करती हैं, आईजी सर भी इनकम टैक्स पे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो भी लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनके हाथ में इनकम होगी, इनकम पे लगाने वाला रेट होगा। अगर इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम टैक्स मेरा निकल के आ जाएगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। सर अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है तो मेरे पास इनकम होनी जरूरी है, और इनकम को अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहां पर इनकम टैक्स निकल के आएगा। यह बात मेरे को समझ में आती है। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सोच के बताना सर इनकम निकालना मुश्किल है या रेट निकालना मुश्किल है? मैं तुमसे एक बात जानना चाह रहा हूं भाई। यहां पर मैंने बोला कि अगर इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा। मैं सिंपल सी कैलकुलेशन समझ रहा हूं कि अगर इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा। तो इसमें निकालना क्या मुश्किल है, इनकम या रेट? बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं सर इनकम निकालना मुश्किल है। अच्छा इनकम निकालना मुश्किल है, रेट निकालना आसान है। आप मेरे को बताओगे रेट निकालना क्यों आसान है? सिंपल सी बात है, रेट निकालना इसलिए आसान है क्योंकि इनकम टैक्स में रेट फिक्स होते हैं। मतलब इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने ना रेट फिक्स किए हुए हैं। फिक्स का मतलब क्या है कि अगर इतनी इनकम होगी तो इतना रेट है, इतनी इनकम होगी तो इतना रेट है, इतनी इनकम होगी तो इतना रेट है, ये वाली इनकम होगी तो ये रेट है। तो रेट तो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं। तो दिक्कत रेट में नहीं है। इट मींस अगर मैं रेट की बात करूंगा तो इनकम टैक्स एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट में रेट हमें फिक्स है। बस इनकम अगर हमें कैलकुलेट करना आ गया ना तो रेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट इनकम टैक्स में फिक्स है। अब बच्चा ये बात कहता है सर रेट आपने बोला रेट फिक्स है, बट एक बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या रेट जो आपने बोला फिक्स है तो क्या वो सारे के सारे रेट हर इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। जैसे एक बात मेरे को बताओ, मान लो मैंने बिजनेस की इनकम कमाई। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर। मान लो मैंने बिजनेस की इनकम कमाई और मान लो मैंने सट्टे वाली इनकम कमाई। अब अगर मान लो मैंने सट्टे वाली इनकम कमाई, लॉटरी की इनकम कमाई, या मैंने बिजनेस की इनकम कमाई, सोच के बोला बिजनेस की इनकम और लॉटरी की इनकम, क्या दोनों इनकम पर गवर्नमेंट सेम रेट एप्लीकेबल करेगी या अलग अलग करेगी? आंसर देते रहो। मैंने कहा ना चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा भाई, सिर्फ तुमसे बेसिक बेसिक बातें पूछ रहा हूं। तुमने क्या सुना है, क्या तुम्हें पता है, गलत हो सही हो तुम बोलते रहो। बस जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना भाई खोल के बोलो, अपना दिल निकाल के बाहर रख दो ताकि मुझे पता लगे कि तुम्हें कितनी नॉलेज है। नहीं भी है तो भी अच्छी बात है तो भी अच्छी बात है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा कह रहा है सर अलग अलग रेट होंगे। अच्छा अलग अलग रेट क्यों होंगे? क्योंकि सट्टे वाली इनकम को गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहेगी, डिस्करेज करना चाहेगी? डिस्करेज करना चाहेगी। तो अगर सट्टे वाली इनकम को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहेगी तो सट्टे वाली इनकम पर रेट ऑफ टैक्स इन कंपैरिजन टू बिजनेस इनकम ज्यादा लगेगा और बिजनेस इनकम पे रेट कम होगा। तो यहां से एक बात और निकल के आ रही है कि इनकम टैक्स में ना नॉर्मल इनकम के रेट अलग होते हैं और स्पेशल इनकम के रेट अलग होते हैं। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि हर पर्सन पे ना इनकम टैक्स का रेट सेम नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि कौन सी इनकम है, उस इनकम के बेस पे इनकम टैक्स का रेट होगा। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है?
पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हें को सारे बच्चे बता दो, अब रेट में तुम्हें दिक्कत आ रही है या इनकम में तुम्हें दिक्कत आ रही है? सर हमें जो दिक्कत आ रही है ना, वो इनकम निकालने में दिक्कत आ रही है, रेट में दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि रेट तो हमें दिए हुए हैं, रेट हम उठा लेंगे, बस इनकम की दिक्कत हमें आ रही है। इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, मेन मुद्दा वो है। अच्छा एक बात में और बताओ, अब एक बात और बताओ, इनकम निकालने में तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है बताना, थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा ना अपने अंदर से निकालो, आज जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा आज निकाल दो। मैं कह रहा हूं यार, गाबा सर का दरबार है, गाबा सर बुरा नहीं मानते भाई, गाबा सर के दरबार में खुली छूट है, बोला करो खुल के, ठीक है ना, ये खुला दरबार है भाई। फैमिली की तरह बात किया करो, परिवार की तरह बात किया करो, कोई टीचर स्टूडेंट की बात नहीं है, टीचर स्टूडेंट बात की बात है, एक परिवार की तरह बात करो। इनकम निकालने में क्यों दिक्कत आ रही है बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? एक बच्चे ने बोला सर इनकम एक से ज्यादा सोर्स से होती है, बहुत सारी, बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत टाइप्स की इनकम होती है, ओके। इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, अच्छी बात है। किसे इनकम मानना है, किसे नहीं मानना, यह भी प्रॉब्लम है। बहुत जगह से इनकम आ रही है, ओके, डिफरेंट सोर्सेज, बहुत बढ़िया बात है। इट मींस ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं कि गाबे के बच्चे देख, इनकम निकालने में दिक्कत ही आती है कि इनकम के ना बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। चलो मैं कह रहा हूं, अगर मान लो इनकम का एक सोर्स होता तो क्या तो भी तुम्हें इनकम निकालने में प्रॉब्लम आती नहीं आती? बहुत सारे सोर्स हैं, एक बार उसको छोड़ दो, बहुत सारे सोर्सेस को छोड़ो, एक नॉर्मल बात करो, अगर मान लो इनकम का एक सोर्स होता तो क्या तो भी नहीं लग रहा कि इनकम निकालने में दिक्कत आती? तो भी इनकम निकालने में दिक्कत आती? अरे तो भी इनकम निकालने में दिक्कत क्यों आती? एक बात मेरे को बताना भाई साहब, मेरे पास पैसा आ रहा है, जैसे मैं टीचिंग लाइन के अंदर हूं, सोच के बोलना, अगर मान लो मैं टीचिंग लाइन के अंदर हूं तो बच्चे मुझे फीस पे कर रहे हैं, बच्चे मुझे फीस पे कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, अब फेस टू फेस वाले बच्चे तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, फेस टू फेस वाले बच्चे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कहता है अच्छा गाबा हमसे फीस ले रहा है 9,000 रुपए, क्लास में इसकी बच्चा बैठा है 200 मल्टीप्लाई 9,000 रुपए, अच्छा गाबा 18 लाख रुपए तो फेस टू फेस क्लास के ले रहा है। उसके बाद फिर गाबे के दिन में 3 बैच चलते हैं, 200 मल्टीप्लाई 600 बच्चा गाबा पढ़ा रहा है, तो मल्टीप्लाई 3 36 लाख रुपए, ये 54 लाख। फिर गाबे के पास ऑनलाइन बच्चे भी हैं, ऑनलाइन बच्चों की भी फीस पेल रहा है, तो फिर गाबा ऑनलाइन बच्चों की फीस चार्ज करता है 7,000 रुपए, नाना करते भी 1,000 बच्चा इसके पास ऑनलाइन भी होगा, फिर 70 लाख रुपए ये हो गया, 70 लाख में फिर 54 लाख रुपए हो गया। गाबे की ऐसी की तैसी भाई साहब 1 करोड़ 25 लाख रुपए गाबा छाप रहा है। अब जो ये तुम कह रहे हो ना कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए गाबा छाप रहा है, तो भाई साहब गाबा 1 करोड़ 25 लाख रुपए नहीं छाप रहा है, बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। 1 करोड़ 25 लाख रुपए गाबा नहीं छाप रहा, ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है, ये सारी कैलकुलेशन तुम्हारी गलत है। नहीं, एक बात बताओ, जब तुम कह रहे हो कि गाबा 1 करोड़ 25 लाख रुपए छाप रहा है, तो क्या गाबे के खर्चे नहीं है? नहीं, क्या गाबे के यहां पे स्टाफ नहीं लगा हुआ? क्या गाबे के यहां पे चाय नहीं आती? क्या गाबे के यहां पे पानी नहीं आता? क्या गाबे के यहां पे बिजली नहीं चलती? क्या गाबे की क्लास इनक्रिप्ट नहीं होती? क्या गाबे के यहां फर्नीचर नहीं लगा हुआ? क्या गाबे के घर में छोटी छोटी बीवी नहीं है? क्या गाबे के घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं है? क्या गाबे के ऑफिस का रेंट नहीं है? ठीक है, नहीं तो नहीं, क्या गाबे के ऑफिस का रेंट नहीं है? क्या गाबे की बिल्डिंग में रिपेयर नहीं होती? क्या गाबा बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं करवाता? नहीं, क्या गाबा पेंट वेंट नहीं कराता? फिर तो वो सारा कहां गया? हेलो ओ भाई साहब, क्या हो गया तेरे को? इधर इधर सुन मेरी, हाँ हाँ, कहां जा रहा है? इधर रुकना। अब अभी तुमने मुझे कहा था 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैसे निकाल दिया तुमने? तो सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो इनकम का अगर एक सोर्स भी हो ना, अगर इनकम का अगर एक सोर्स भी हो तो सर तो भी इनकम निकालने में क्लेश है, क्योंकि मल्टीपल खर्चे हैं। अब अगर इतने सारे खर्चे हैं तो कौन से खर्चे माइनस करने हैं, कौन से खर्चे माइनस नहीं करने, ये भी तो क्लेश है। तो सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहा हूं कि आज तक हमने कभी इनकम कैलकुलेट करना साहब सीखा ही नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसीलिए आज इंडिया के आधे परिवारों के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पापा कहते हैं कि बेटे मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए है, बट घर में बचता ही नहीं है। आपने कभी सुना होगा सर, घर में बात चलती होगी कि पापा कमाते तो हैं, घर के अंदर सेविंग ही नहीं होती। अरे भाई सेविंग कैसी होगी? तुम्हारे पापा की कैलकुलेशन ही गलत है। सर मेरे फादर की इतनी गलत कैलकुलेशन है। प्रॉब्लम क्या होता है, घर, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है। मैंने भाई साहब मैंने डीटीसी कोड पे वीडियो बनाई,
मेरे पापा ने मेरी वीडियो नहीं देखी, पता नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, घर वालों की वैल्यू नहीं होती। वो होता ना कि ठीक है गाबा होगा बच्चों के लिए होगा, बच्चे गाबे को जानते होंगे, हम गाबे को नहीं जानते, तो घर में ना वो वैल्यू होती नहीं। मैंने डीटीसी कोड की वीडियो बना दी, मैंने बताया इनकम टैक्स एक्ट और जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड है उसमें क्या डिफरेंस है, इतना बढ़िया मैंने समझाया, पूरी जान लगा दी। मेरे पापा मेरे को रात को वीडियो भेज रहे हैं, देख देख इसने वीडियो बनाई है डीटीसी कोड की, सुन ले। मैं कहा पापा इससे पहले मैं बना चुका हूं, पापा मेरा भी चैनल है, पापा आपका बच्चा भी सीए है, पापा पापा 11 साल से टैक्स पढ़ा रहा है, पापा बच्चे उस पर विश्वास करते हैं, पापा आप भी थोड़ा सा विश्वास तो करो, आप एक बार पापा विश्वास करके तो देखो। बजट आया, बजट की वीडियो बना दी मैंने, कैपिटल गेन में कुछ इंडेक्सेशन की प्रॉब्लम थी, मैंने वीडियो बना के डाल दी। मेरे को किसी और की वीडियो भेज रहे हैं, कह रहे देख इंडेक्सेशन में कुछ चेंज आया है, देख इंडेक्सेशन गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया। मैं कहा पापा इसने तो क्या समझाया है, मैंने विद एग्जांपल यूट्यूब पे समझाया है, आप वो एक बार जाके चेक करो, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर है, हमारी वैल्यू नहीं समझते यार, हमारी वैल्यू ही नहीं है। मैं की करा ठंडा पानी पी, साडी टोमी साडा कुत्ता म्याऊ, हाँ इज्जत ही नहीं है भाई साहब। पापा मेरा चैनल देखते ही नहीं, दूसरों की वीडियो देखेंगे, देख इसने डायरेक्ट टैक्स कोड की वीडियो बनाई है। मैं कहा पापा उससे पहले मैं बना चुका हूं, उनको नहीं विश्वास मेरे ऊपर। मैं कहा बच्चे विश्वास करते हैं, पूछो बच्चे गाबा सर करते हैं, गाबा सर करते हैं, गाबा सर करते हैं, गाबा सर करते हैं। और आप कहते हो कि इस पे वीडियो बना, इस पे वीडियो बना, इस पे वीडियो बना, हद हो गई है ਤੁਹਾਡੀ, मैं नहीं खेलना ਤੁਹਾਡੇ नाल। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार हमने देखा होगा हमारे घर में वैल्यू ही नहीं होती, हमारे घर में वैल्यू ही नहीं होती, कई बार ऐसा होता है। तो अब एक क्वेश्चन का निकल कह रहा है भाई इतने सारे खर्चे हैं, अब इतने सारे खर्चों में से कौन से खर्चे माइनस करने हैं, कौन से खर्चे माइनस नहीं करने हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्लेश है। क्योंकि अगर मान लो मैं इनकम कमा रहा हूं, उस इनकम को कमाने के लिए मैंने बहुत सारे खर्चे भी तो किए हैं, तो कौन से खर्चे माइनस होंगे और कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे फादर को ना, जैसे मेरे फादर, सुनना अब देखो तुम्हारे पापा भी ना ये काम करते होंगे, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं आज इनकम टैक्स की। आज हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट हो गया, बट इनकम टैक्स प्रैक्टिकली काम कैसे हो रहा है वो बता रहा हूं, चैप्टर कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, तो मैं लिंकिंग करवा रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ से, कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं दुनिया वो कितनी प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक होती है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। हेलो भाई साहब उधर मत देख, ओए उधर मत देख, इधर देख, मेरी तरफ देख बेटे, मेरी तरफ प्यार से देख, हाँ प्यार कर ऐसे, यस यस, तभी इनकम टैक्स से प्यार होगा। अब सुन मेरी बात को ध्यान से। मेरे पापा की हैंडलूम की दुकान है, हमारे पापा का हिसाब किताब देखना कितना खराब है, हमारे फादर का हिसाब किताब देखना कितना खराब है। आपके फादर भी ये काम करते होंगे। मेरे फादर की हैंडलूम की शॉप है, तो मेरे फादर की हैंडलूम की शॉप है, तो मैं दुकान पे जाता हूं। अब मैं दुकान पे गया तो वहां पे बेडशीट लेने के लिए आ रहे हैं, प्लीज यार सर ये छतरी अंकित को ब्लॉक करो। छतरी क्या, छपरी, कौन अंकित यार, ज्योति वर्मा हमसे भी बात कर लो। अंकित मैं तेरे से बात करता हूं, आजा मैं तेरे से बात करता हूं, आजा अंकित मैं तेरे से बात करता हूं, कर, मैं ज्योति हूं, ले मेरे से बात कर ज्योति से बात कर, करना अब करना, करता क्यों नहीं, नालायक कहीं का, चल नालायक। था कोई एक अंकित, बोल देना एक अंकित हुआ करता था। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। हाँ तो मैं अपने पापा की बात बता रहा था, तो मेरे फादर नॉर्मली क्या करते हैं, मेरे फादर नॉर्मली इनकम टैक्स के, अब जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि अब मैंने कहा ना बहुत सारे खर्चे माइनस होते हैं। अब पापा की दुकान पे गया, तो पापा की दुकान पे गया तो पापा वहां पे हैंडलूम की दुकान होती है, कभी कोई बेडशीट लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, कभी कोई अपना ब्लैंकेट लेने के लिए आ रहा है, कभी कोई पर्दे लेने के लिए आ रहा है, अलग अलग कस्टमर आते हैं। तो ना मैं दुकान के ऊपर बैठा, एक कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा नहीं बेडशीट दिखाना। अब बेडशीट दिखाई पापा ने, तो पापा ने ऐसे ऐसे होता है ना नॉर्मली दुकानों के, वजह से फादर के हैंडलूम की शॉप है, तो पापा ने क्या किया ऐसे करके ये लो जी, उसने कहा ये देखो जी, ये आपकी बहुत बढ़िया कलर की साहब ये वाली बेडशीट है, ऐसे बेडशीट दिखा दी। फिर भाई साहब दूसरा कलर दिखाना, पापा ने क्या किया ऐसे करके अपना वहां से दूसरा कलर निकाला और ऐसे दूसरा कलर करके पापा ने बोला ये लो जी, ये आपके दूसरे कलर की बेडशीट, ऐसे दिखा दीजिए। 3-4 बेडशीट दिखाई,
तो भाई साहब ये कितने की है, ये पड़ेगी 550 की, ये 450 की, ये 650 की, ये 800 रुपए की, इस तरह की बेडशीट दिखा दी। तो फिर अब उस सामने आंटी ने क्या किया, आंटी ने कहा ये वाली बेडशीट हमें सही लग रही है, ये वाली बेडशीट पैक कर दो। ऐसा करना भाई साहब, हम आपके डेली के कस्टमर हैं, आप 450 लगा लेना। और पापा कहते नहीं नहीं यार भैन जी 450 कितने लगनगे, 450 तो नहीं, तुसी एमए करना, तुसी 500 रुपए दे देना। ओ नहीं नहीं भाई साहब कैसे बात कर रहे हो, हम तो डेली के कस्टमर हैं, हम तो कहीं और जाते ही नहीं है, 460 रुपए ले लेना। और नहीं नहीं भैन जी 460 में तो कुछ बचना ही नहीं है, 30 रुपए तो कमाने हैं, चलो ऐसा करना 480 ले लेना। चलो बात बन गई 480 के ऊपर। अब ये बात यहां पर बन गई 480 रुपए के ऊपर बात बन गई, प्लीज 480 रुपए के ऊपर बात बन गई। जब ये 480 की बात बनी, कस्टमर दुकान से निकल गया। जब कस्टमर दुकान से निकला तो मैंने कहा पापा बेडशीट में आपने हमारी कमाई कितने रुपए हुई? कहते बेटे देख 400 की आई थी, 480 रुपए की बेच दी, 80 रुपए कमा लिए बेटे। अब देख 80 रुपए, अब तू खुद बता विवेक कमाई सही नहीं है भाई? एक बेडशीट पे हम 80 रुपए कमा रहे हैं, 400 की लाया, 480 की बेच दी, 80 रुपए कमा लिए। मैं कहा पापा बात तो तुम्हारी सही है, तुमने एक बेडशीट पे 80 रुपए कमा लिए। तो मैं कहा पापा आपने 80 रुपए बेडशीट पर कमाए तो मतलब ये बिजली फ्री, ये छोटू जो काम कर रहा है इसकी भी सैलरी नहीं हमें देनी। मैं कहा ये पानी जो बाहर आ रहा है, कैंपर जो पानी वाला आता है, पानी फ्री अपना। मैं कहा फिर पापा ये जो अपना बिजली के जो आपने 2-3 ट्यूबलाइट लगवाई थी ये फ्री। मैं कहा पापा फिर दुकान को जो किराया देते हैं वो भी फ्री। मैं कहा पापा सारे 80 रुपए तो बच रहे हैं। भाई सारे 80 तो बच ही गए ना, क्योंकि 80 बच गए, खर्चा अपना कुछ है नहीं। लो भाई मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जियो, मेंटोस लाइफ जियो। पापा ने कहा पागल है क्या तू, नालायक कहीं के, किसने कहा सारा कुछ फ्री? मैं कहा आप ही कह रहे हो ना भाई, आपने तो बोला 80 रुपए कमाए, तो अगर आपने 80 रुपए कमाए तो सब कुछ तो फ्री है फिर भाई। फिर तो दुकान का रेंट भी पे नहीं करना, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, चाय पानी भी फ्री है, स्टाफ भी फ्री है, क्योंकि 80 तो बच रहे हैं। अब पापा का दिमाग घूम गया। पापा ने कहा नहीं नहीं बेटे ये तो रेंट भी पे करते हैं, और अपना ये बेटे हम तो ये बिजली का बिल भी पे करते हैं। मैं कहा एक बात बताओ, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मैंने 80 रुपए कमाए? सर हमारे फादर का ना हिसाब यहां पे खराब है। आप चेक करना, आपके फादर इस तरह से कैलकुलेशन करते होंगे कि सामान आया कितने का, सामान बेचा कितने का है। अब जितने का बेचा, जितने का आया, माइनस करके बोलते हैं हमने इतना प्रॉफिट कमाया। उनको कौन समझाए भाई कैलकुलेशन ये गलत है। जो आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं वो ग्रोस इनकम के, इवन ग्रोस इनकम भी नहीं है भाई, ग्रोस रिवेन्यू है वो। तो आप सोच कर बताना क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम निकालने में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम निकालने में दिक्कत आ रही है? जो बच्चे जिनके पापा की दुकान होगी, आप मेरी बात से एग्री करते होंगे, आप चेक करना आपके फादर ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। चेक करना आपके फादर जो हैं वो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर एक मैं बता रहा हूं ना सर, मेरी मासी की करियाने की दुकान है, मेरी मासी की करियाने की दुकान है, चिप्स का पैकेट बेचती है 15 रुपए का, कहती 10 रुपए का आया था, 5 रुपए कमा लिए। मैं कहा मासी तुम्हारा हिसाब ही गलत है भाई, जो 15 रुपए का चिप्स का पैकेट तुमने बेचा और 10 रुपए का चिप्स का पैकेट आया, तुमने 5 रुपए नहीं कमाए। तुम्हारी दुकान फ्री की है क्या? बिजली तुम्हारी फ्री की आ रही है, पानी तुम्हारा फ्री का आ रहा है, चाय तुम्हारी फ्री की आ रही है, तो फिर? मासी ने कहा यार गाबे तू बात तो सही कह रहा है। मैं कहा बात तो मैं हमेशा सही बोलता हूं, बात मैंने गलत कब बोली आज तक? भाई जो तुम ये कैलकुलेशन कर रहे हो कि 15 रुपए का चिप्स बेचा, 10 रुपए का चिप्स आया, तो 5 रुपए तुम्हारी इनकम थोड़ा है मासी, उसमें से कुछ खर्चे भी तो माइनस करोगे, तुम्हारी नेट इनकम जो है ना वो 2 रुपए की निकल के आएगी। तो मासी कह रही वही मैं सोचूं कि देखने में लगता है हमने इतने पैसे कमाए, हाथ में कुछ बचते हैं नहीं। मैं कहा हाथ में इसलिए नहीं बचते क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि अगर आप सही तरह से इनकम कैलकुलेट नहीं करोगे ना, आप इनकम टैक्स भी सही तरह से निकाल नहीं पाओगे। बस ये पर ध्यान दो। तो सर जो हमें 50 नंबर में, मैं बता रहा हूं जो 50 नंबर में हमें सीखना है वो यही हमें सीखना है, हाउ टू कंप्यूट इनकम। सर टैक्स निकालने में दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें टैक्स, ध्यान रखना, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर ही टैक्स निकालना सिखा दूंगा। टैक्स निकालने में दिक्कत नहीं है। टैक्स निकालने में है क्या, इनकम हो, अगर इनकम के रेट मुझे पता है तो इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करके तो टैक्स कोई भी निकाल लेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि हमें इनकम निकालनी कैसे है। तो मेरी बात को समझना कि इनकम टैक्स में हमें रेट पे टाइम नहीं लगाना, इनकम टैक्स में इनकम के निकालने में टाइम लगाना है कि इनकम हमें निकालनी कैसे है।
चलो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने मेरे को ये बता दी कि आपने बोल दिया कि हाँ भाई इनकम में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी सारे खर्चे होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, सोच के बताना। एक पर्सन को इनकम कहां से आएगी? क्या उसके लिमिटेड सोर्स होते हैं या अनलिमिटेड सोर्स होते हैं? सारे बच्चे सोच के बताओ जी। एक पर्सन को इनकम कहां से आएगी? उसके लिमिटेड सोर्स होते हैं या अनलिमिटेड सोर्स होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। सर एक पर्सन तो इनकम कहीं से भी कमा सकता है। यश, यश, ओए यश मेरी बात सुन, एक बात बता यार, तेरे पास इनकम के आने के सोर्स क्या हैं? तू बता सकता है? नहीं भाई, मैं कल की बात बताऊं, कल की बात तुम्हें बता रहा हूं। कल मैं शाम को त्रिशूल बेस्ट लेने के बाद घर गया, तो कल मैं शाम को त्रिशूल बेस्ट लेने के बाद घर गया, तो जैसे मैं स्टेयर से नीचे उतरा तो 10 रुपए का नोट नीचे गिरा हुआ था। अब 10 रुपए का नोट नीचे गिरा हुआ था तो लालच आहा लपलप, लालच आहा लपलप, मेरे मन में लालच आ गया, मेरे मन में लालच आ गया, तो 10 रुपए का नोट नीचे गिरा हुआ था। जब 10 रुपए का नोट नीचे गिरा हुआ था, मैंने वो 10 रुपए का नोट उठा के जेब में डाल लिया। अब 10 रुपए का नोट उठा के जेब में डाला, सोच के बोलना, मैंने जब 10 रुपए का नोट उठा के जेब में डाला, क्या वो 10 रुपए एक तरह से मेरी इनकम होगी? नहीं होगी? हो गई। तो इनकम तो भाई साहब मैं कहीं से भी कमा सकता हूं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकम के कमाने के सोर्स लिमिटेड हैं। इनकम के कमाने के जो सोर्स है ना, वो इनकम के सारे कमाने के सोर्स अनलिमिटेड है। मतलब एक पर्सन जो है, एक पर्सन इनकम कहीं से भी कमा सकता है। अब जब इतने सारे सोर्सेज होंगे तो आप खुद समझ लो इनकम निकालने में कितनी दिक्कत आती होगी। मतलब आज अगर मैं अपनी बात करता हूं, देखो मैं अपना, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना, देखो मेरे को टीचिंग से इनकम आती है, ठीक है? अब दिल पे मत लेना, मेरे को टीचिंग से इनकम आती है, ठीक है जी। फिर मेरी लक्ष्मी नगर में एक चाय की दुकान मैंने खोली है, बताना मत किसी को। देखो ये हमारे और हमारे बीच में रहनी चाहिए, गलती होगी मेरे से, चलो छोड़ो, बताऊं तो लक्ष्मी नगर में, मतलब किसी को बताना मत यार, ठीक है? कई बार ना यूट्यूब पे क्लास चल रही होती है, तो फिर यूट्यूब पे कई बार चल जाता है ना, तो फिर लोगों को पता लग जाता है। तो हमारे बीच की बात होनी चाहिए कि लक्ष्मी नगर के अंदर मेरी एक चाय की दुकान भी है, वहां से मुझे इनकम आती है, ठीक है? उसके बाद फिर सुनो सुनो सुनो, मेरी बैंक में एफडी भी है, वहां से मुझे इंटरेस्ट आता है, ठीक है? मेरी बैंक में एफडी भी है, फिर वहां से मुझे इंटरेस्ट आता है, ठीक है? उसके बाद सुनो, फिर मैंने कई कंपनियों के शेयर्स भी खरीदे हैं, वहां से मेरे को डिविडेंड की इनकम आती है, ठीक है? फिर कई बार मैं सट्टा वट्टा भी खेल लेता हूं, तो वहां से मुझे सट्टे की इनकम आती है, लॉटरी की इनकम आती है। फिर मैं कई बार एसेट सेल करता हूं, तो वहां से मुझे सेल करने से मुझे प्रॉफिट होता है। फिर मेरे पास एक आधा घर पड़ा हुआ है, उस घर को मैं किराए पर लगा रखा है, वहां से मुझे रेंटल इनकम आती है। फिर मैं एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब भी करता हूं, तो वहां से मुझे पैसा मिलता है। आप देख लो दुनिया जहान की मैं इनकम कमाता हूं सर, मेंटोस जिंदगी जी रहा हूं मैं, कूल लाइफ जी रहा हूं। अंधा पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं 10 मिनट के अंदर भी गिन के बता दूं कि तुम्हें कितना पैसा है, ठीक है? तो बहुत सारी इनकम मुझे आती है सर, टेंशन दिक्कत नहीं है, बहुत सारी इनकम मुझे आती है, इनकम की कोई कमी नहीं है मेरे पास। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी की सारी इनकम को मुझे कंप्यूट कैसे करना है जी। बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? तो अब मैं आपको एक बार दिखाने जा रहा हूं जी, इधर थोड़ा ध्यान से। अब यहां पे, हाँ जी बच्चे कह रहे टोटल इनकम बताओ, ठीक है? चलो वापिस आओ जी, इधर सुनो ध्यान से। तो अब एक बार यहां पे चेक करना, देखो तो ये आपका मॉड्यूल है। अब यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं इनकम टैक्स में कौन कौन से चैप्टर हमें देखने हैं जी। तो ये रहे आपका इनकम टैक्स, 50 नंबर का हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है। अब कौन कौन से चैप्टर हमें देखने हैं, तो टोटल मिला के 7 चैप्टर हमारे इनकम टैक्स में हैं बस जी, ठीक है जी? टोटल मिला के 7 चैप्टर हमारे इनकम टैक्स में हैं। और अगर ये 7 चैप्टर हमारे खत्म हो जाते हैं तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स हमारा खत्म हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है? बट इसको बस मत कहना, इसी में तुम्हारी बस हो जाएगी, ठीक है ना? इसको बस मत कहना, इसी में तुम्हारी बस हो जाएगी, क्योंकि 7 चैप्टर कहने को हैं, बट कई कई चैप्टर में 2-2 चैप्टर हैं, कई कई चैप्टर में 3-3 चैप्टर हैं, तो नाना करते हुए 15-16 चैप्टर हैं। बट 15-16 चैप्टर भी अपने आप में हर चैप्टर एक से एक है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
डन, लॉक कर दे जिसको। ठीक है, चलो एक बार ऐसा करो, थोड़ा सा ना पहले लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा सा एक बार पहले लिखना स्टार्ट करो। कुछ बेसिक बेसिक बातें पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर 1 नहीं स्टार्ट कर रहे, सिर्फ ऐसा लिखो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, हेडिंग डाल दो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स जी। अभी कहां से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दो अंकित, बेस तो खत्म होने दो नालायक। बच्चा कह रहे चैप्टर 1 स्टार्ट कर दो, बेस खत्म हुआ नहीं है जी। एक बार सारे के सारे बच्चे पहले हेडिंग डालो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। हाँ बिल्कुल जी, इनकम टैक्स के लिए अलग से बुक लगानी है आपको जी, इनकम टैक्स के लिए अलग से आपको नोटबुक लगानी पड़ेगी, और अप्रोक्सीमेट 350-400 पेज की नोटबुक आप लगा के चलोगे, बिल्कुल अलग से लगा के चलोगे। और इनकम टैक्स के नोट्स आपको अलग से बनाने हैं, हर चैप्टर के नोट्स जैसे हमने जीएसटी के अंदर बनाए हैं वैसे ही आपके इनकम टैक्स के अंदर बनेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अप्रोक्सीमेट 350-400 पेज की। अच्छा नहीं लग रहा था, भरोसा वाली बात कहां से आई, मतलब क्या हुआ मनोज, किसी और को मैसेज तो नहीं कर रहे थे? किसी और को मैसेज तो नहीं कर रहे थे? चलो लिखो, अब वही लाइन लिखो जो अपने जीएसटी में लिखी थी। सबसे पहले नहीं नहीं सेम रजिस्टर नहीं भाई, अलग से बनानी है। मेरे को लग रहा है ये जो का नाम है बच्चा किसी और को मैसेज कर रहा था, गलती से यहां टाइप हो गया। ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा लग रहा है। ये भरोसे वाली बात कहां से है? मैं तुम पे इतना भरोसा करता हूं और तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करती। मैं अपनी जान हथेली पर रख के तुम्हें दिखा सकता हूं और तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। मुझे दिन रात तुम्हारा ही ख्वाब आता है। लोग समुंदर की बात करते हैं, मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाता हूं और तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। अच्छा नहीं लगा मुझे आज, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, नालायक। ठीक है जी, चलो अब लिखो फटाफट से, यहां पे लिखो जी, जल्दी लिखो। सबसे पहले एक लाइन लिखो जी, सबसे पहले एक लाइन लिखो जो लाइन आप जीएसटी में भी लिखते थे। लिखो माई पेरेंट्स, पेरेंट्स की जगह कुछ और भी लिख सकते हो जिसको जिसके लिए भी तुम करना चाहते हो जी। ठीक है जी, माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं आपके सीए बनने का। ठीक है जी, अब यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। अब जो ये हमारा इनकम टैक्स है दैट इज 50 मार्क्स, 50 नंबर का। ठीक है, अब अगर बात करूंगा इनकम टैक्स की तो स्मॉल में लिखो, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स मतलब टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पे लगने वाले टैक्स को हम इनकम टैक्स बोलते हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? अब सबसे पहला पॉइंट लिखो यहां पे जी, मीनिंग ऑफ टैक्स। ये बातें हमने जीएसटी में लिखी हैं, ये बातें हमने जीएसटी में लिखी हैं, फिर भी एक बार दोबारा से लिखवा रहा हूं। ठीक है जी, मीनिंग ऑफ टैक्स में लिखो। टैक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है जी? अच्छा टैक्स, ध्यान, हाँ जी सारे बच्चे बताना, टैक्स पे करना मैंडेटरी है ऑप्शनल है? जल्दी बोलो फटाफट से जी। सर आप थोड़ा और अच्छा लिखा करो,
तो इतने सारे इंडिया में गाबा गाबा हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, डन। अब बढ़िया लिखूंगा, बताओ मैंडेटरी ऑप्शनल है, मैंडेटरी है तो ये बात हमने पहले से पता है जी। लिखो यहां पे टैक्स इज अ मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज collected by government under an act। लो जी, टैक्स इज ए मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट अंडर एन एक्ट। मैं टैक्स देना कंपलसरी है और जो भी पेमेंट हम गवर्नमेंट को देंगे किसी एक्ट के बेस पर उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्स बोलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ टैक्स। ओरिजिन जो हो वो हुआ लैटिन वर्ड टैक्सो। जो टैक्स का ओरिजिन हुआ है वो ओरिजिन जो हुआ है वो ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड टैक्सो। मतलब एक हमारा लैटिन वर्ड है टैक्सो, उससे हमारा ओरिजिन हुआ, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। पॉइंट नंबर 2 बताओ जी, टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स के टाइप्स कितने हैं आप सब जानते हो। पहला, और बोल दो ओए, हेलो भाई साहब इधर, हेलो भाई साहब इधर। पहला कौन सा हो गया, डायरेक्ट टैक्स, और सेकंड कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। पहला कौन सा हो गया, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। अब तीसरे पॉइंट में यहां पे लिखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है जी, लिखो जी। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है, लिखो, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is levied on a person and burden of same falls on same person। ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन ए पर्सन एंड द बर्डन ऑफ सेम फॉल्स ऑन सेम पर्सन। कि इस पर्सन पे लेवी हुआ, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आएगा ना तो वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, मतलब जिस पर्सन पर भी लगा अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आ रहा है फिर गवर्नमेंट कह रही वो डायरेक्ट टैक्स है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अब सेकंड यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जी, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is levied on a person and burden of same falls on other person। मतलब जिस पर्सन पे लेवी हुआ, जिस पर्सन पे लेवी हुआ अगर बर्डन जो है वो किसी दूसरे पर्सन पर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी। ये फिर संजना नालायक है भाई, फिर संजना नालायक है भाई, संजना नालायक है। संजना कह रही है डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। मैं पहले भी कह चुका हूं पेमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर हुआ तो वो डायरेक्ट टैक्स है, और लेवी और बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर हुआ फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट जो है वो लेवी एंड बर्डन का है, पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अगले पॉइंट पर आओ। अब ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया जी। अब यहां पे लिखो, अब सबसे मेन पॉइंट लिखो जी, लिखो टॉपिक्स ओब्लिक
चैप्टर्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स ओब्लिक चैप्टर्स टू बी कवर्ड अंडर इनकम टैक्स। अब कौन कौन से टॉपिक और चैप्टर्स हमें कवर करने हैं इनकम टैक्स में, ठीक है जी। कौन कौन से, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वी विशाली मोल ना आ जाए। एक तो पहले मनोज को, ऐसा करता हूं पहले मनोज को यहां से बाहर निकालते हैं, सारे बच्चे मनोज को बाय बाय करेंगे। मनोज हमने लास्ट टाइम देखा था, अब आई थिंक मनोज हमें कहीं पर दिख नहीं रहा। तो एक मनोज हुआ करता था, ये कहीं वो मनोज तो नहीं है जो मूवी से पहले आता है? वो जो मनोज नहीं दिखाते मूवी से पहले, वो कौन है वो मनोज? ये वो मनोज तो नहीं है कि वो बाहर निकल के आ गया हो? वो जो मूवी से पहले दिखाते हैं, समझ गए ना कौन सा मनोज की बात कर रहा हूं? अच्छा वो मुकेश है, सॉरी 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 सॉरी, वो मुकेश वो मुकेश है, मुकेश है, मुकेश है, मुकेश है वो मुकेश है, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी भाई, वो मुकेश है भाई। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं जी। अब सबसे पहला टॉपिक यहां पे लिखो जी, टॉपिक नंबर फर्स्ट यहां पे लिखो, लिखो सबसे पहला टॉपिक लिखो यहां पर, बेसिक कॉन्सेप्ट जी। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से। नहीं, सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखो, पहला पॉइंट यहां पे लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट जी। अच्छा आप सुनो ध्यान से, अब एक बार ना बस एक पॉइंट एक बार लिखने के बाद रुक जाना, चैप्टर नंबर 1 लिखने के बाद रुक जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। चैप्टर नंबर 1 हमारा आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा आप में से बताएगा बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मतलब चैप्टर नंबर 1 में क्या सीखने को मिलेगा? जितनी भी इनकम टैक्स से रिलेटेड बेसिक बातें हैं वो सारी के सारी चैप्टर नंबर 1 में है। जैसे चैप्टर नंबर 1 होपफुली हम कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो कल वाली क्लास में जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा? टैक्स रेट्स क्या होंगे, फिर इंडिविजुअल पे क्या रेट लगेगा, कंपनी पर क्या रेट है, पार्टनरशिप फर्म पर क्या रेट है, क्या सरचार्ज होते हैं, क्या रिबेट होती है, क्या सेस होता है, रिलीफ किसको मिलता है, स्पेशल रेट क्या होते हैं, नॉर्मल रेट क्या होते हैं। इनकम टैक्स में 2 स्कीम है, वो 2 स्कीम कौन कौन सी हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसी किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में है। मतलब जितनी भी आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड बेसिक की बेसिक बातें हैं ना, वो सारी के सारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होंगे, सरचार्ज क्या होगा, सेस क्या होगा, रिबेट किसे मिलेगी, रिलीफ किसको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर क्या होगा, पर्सन और असेसी में क्या फर्क है। ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 1 के अंदर निकल के आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो चैप्टर नंबर 1 इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट, बस ये पर ध्यान दो। तो उसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना जी, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना। एक बार सारे बच्चे गेमर को भी अलविदा बोलेंगे जी, एक बार सारे के सारे बच्चे गेमर को भी अलविदा बोलें। एक गेमर भी हुआ करता था पर वो गेमर भी अब यहां पे नहीं है जी। चलो हमें को फटाफट से बोलो, इसको लिख लो यहां पर जी, दैट इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का। कम से कम 10 नंबर तक की वेटेज जो है वो इस सिंगल चैप्टर की है, बस ये पर ध्यान दो जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कम से कम 10 नंबर तक की वेटेज जो है वो इस सिंगल चैप्टर की है, बस ये पर ध्यान देना जी। ठीक है, चलो उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग डालो जी, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये चैप्टर की हेडिंग डाल दो आप जी, सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल दो, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम जी। हेडिंग डाल दो, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस चैप्टर की हेडिंग डाल दो जी, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब इस चैप्टर को भी सिर्फ हेडिंग लिखनी है आपने, मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कौन कौन से टॉपिक हमारे इनकम टैक्स में कवर है वो लिखवा रहा हूं तुम्हें बस। अब इस चैप्टर को भी मार्क कर लो जी, इस चैप्टर को मार्क करो, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। अप्रोक्सीमेट 5 से लेके 10 नंबर तक की वेटेज जो है वो इस चैप्टर की है, चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस।
रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब कि कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, कब कोई पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा, ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 की हैं। और अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा या अगर कोई पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो रेजिडेंट बनने के बाद उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और नॉन रेजिडेंट बनने के बाद कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 की हैं। यार एक बात मेरे को बताओ, जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं सोच के बताना। हेलो भाई साहब, ओए भाई साहब, हेलो, इधर इधर एक बात मेरे को बता यार, कोई पर्सन रेजिडेंट है या कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, सोच के बताना, क्या दोनों की इनकम को निकालने का तरीका सेम होगा या अलग अलग होगा? जैसे तुम बोलोगे वैसे मान लूंगा। बताओ, एक रेजिडेंट है एक नॉन रेजिडेंट है, क्या दोनों की इनकम को निकालने का तरीका सेम होगा या अलग अलग होगा? बताओ जी, सारे बच्चे बताओ। अलग अलग होगा जी। इट मींस रेजिडेंट की इनकम को निकालने का तरीका अलग होगा और एनआर की इनकम को निकालने का तरीका अलग होगा। अब जब तक हमें यही नहीं पता कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे बनेंगे तो हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बस यही निकल के आ रहा है कि एक पर्सन को रेजिडेंट कब माना जाएगा, एक पर्सन को एनआर कब माना जाएगा, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 के अंदर निकल के आती हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो मेरा इंडिया का रेजिडेंट होना या मेरा इंडिया में नॉन रेजिडेंट होना, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 का मैटर है। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं, अब झूठ मत बोलना, तुम्हें क्या लगता है तुम सब इंडिया के रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो? जो तुम बोलोगे वो मान लूंगा। बताओ, तुम्हें को सोच के बताओ, तुम सब लोग इंडिया के रेजिडेंट हो या तुम सब लोग इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो? जितने बच्चे इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, सारे बच्चे सोच के बताएं तुम रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो? बताना मेरे को। ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं हम रेजिडेंट हैं। अच्छा, आप सब लोगों ने कहा आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, आप मुझे बताएंगे आपको कैसे पता रेजिडेंट है? नहीं, आप मुझे बताएंगे तुम्हें कैसे पता कि तुम इंडिया के रेजिडेंट हो? मैं बस ये बात जानना चाह रहा हूं, तुम्हें कैसे पता कि तुम इंडिया के रेजिडेंट हो? जल्दी बोलो फटाफट से, तुम्हें कैसे पता? अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर आधार कार्ड है। देखो श्रेया कह रही आधार कार्ड है, वही बात आ गई ना। श्रेया कह रही आधार कार्ड है। सर मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, ठीक है। एक बच्चा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ गया, अंकित। अंकित देखो, अंकित कह रहा है चैप्टर 1 स्टार्ट कर दो और बोल रहा है 180 दिन, नालायक कहीं का, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पास सिटीजनशिप है। एक बच्चा कह रहा है मेरे पास वोटिंग कार्ड है। अभी अभी मैं दिखा रहा हूं, अलग अलग तरह के बच्चे आएंगे सर, वोटिंग कार्ड वाले बच्चे आ रहे हैं। फिर एक बच्चा कह रहा है बचपन से यहीं पैदा हुआ। भाई सारे बच्चे बचपन से ही पैदा होते हैं भाई, बड़ा कोई नहीं पैदा होता मेरे बच्चे, बचपन से ही पैदा होते हैं सारे बच्चे। नालायक कह रहा बचपन से पैदा हुआ, तो भाई बचपन से ही तो पैदा होंगे। कोई तुमने किसी को सुना से मैं बड़ा पैदा हुआ हूं? बचपन से ही पैदा होते हैं सारे, नालायक कहीं का, बचपन से पैदा हुआ हूं जी। 1947 से पहले इंडिया में रहे थे। अबे सुनो ध्यान से, अब सुनो मेरी बात को। अब जो बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटिंग कार्ड है, बचपन से यहीं पैदा हुआ हूं, तो भाई जान के सुन लो मेरी बातें, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, एक पर्सन का रेजिडेंट बनना या रेजिडेंट ना बनना इनमें से किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता जो तुमने यहां पर बोली है। इधर एक बच्चा कह रहा है मेरे पास मार्कशीट है, मैंने फाउंडेशन क्लियर की है। हाँ, तूने फाउंडेशन क्लियर कर दी, तू रेजिडेंट बन गया। भाई गवर्नमेंट तो यही वेट कर रही है कि जो बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर करेगा उसको रेजिडेंट बनाएंगे। अब एक 2-3 बच्चे और भी आएंगे, मैं 14% में हूं तो मैं रेजिडेंट हूं। मैंने कहा ना बच्चों की कमी नहीं है सर, एक से एक बच्चा। भाई साहब इंडिया है, हिंदुस्तान है, एक से एक बच्चे के अंदर अलग चीजें हैं। तो पहली बात तो ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि भैया 14% वाला हूं, फाउंडेशन क्लियर है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मम्मी यहां की है, पापा यहां के हैं, मेरे दादा यहां के हैं, तो ये सारी की सारी बातें बेकार की। अब सुनो ध्यान से, आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो रेजिडेंट बनोगे, नहीं तो आप रेजिडेंट नहीं बनोगे। बस ये पर ध्यान दो। तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशन है रेजिडेंट बनने की या नॉन रेजिडेंट बनने की, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 के अंदर आनी है। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक बात मेरे को बताना, आप सब लोग इंडियन सिटीजन हैं या फॉरेन सिटीजन है? बताओ जी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सोच के बताना, आप सब इंडियन सिटीजन हैं या फॉरेन सिटीजन हैं? बताना एक बार जी। आप सबके सब इंडियन सिटीजन हैं या फॉरेन सिटीजन है? बताओ। ओके, ऑलमोस्ट सारे बच्चे कहेंगे इंडियन सिटीजन है।
अब ये बता दो क्यों हो तुम? भाई तुमने बोला कि सर हम इंडियन सिटीजन हैं, थोड़ा ये भी बता दो कि तुम इंडियन सिटीजन क्यों हो, थोड़ा बता दो मुझे। और मेरे बच्चों बताओ ना, तुम ये बता दो ना कि तुम इंडियन सिटीजन क्यों हो, मेरे को रीजन दो, तुम्हारा इंडियन सिटीजन होने का रीजन क्या है, बताना मुझे जी। देखो बर्थ प्लेस इंडिया में है, क्योंकि हमारा हक है। हाँ, तुम्हारी छाती पे स्टैंप लगा रखी है ना गवर्नमेंट ने, वो कहते हैं ना वो कहां कहां लगा है, बता बता कहां लगा थप्पा, वो थप्पा कहां लगा थप्पा, ये बच्चा कह रहा है देखो थप्पा लगा हुआ है। अबे नलायक हो गया तुम, हक है हमारा, साडा हक एते रख। हाँ, एक बच्चा कह रहा है वोटिंग पावर है, देखो वोटिंग पावर है जी। बर्थ प्लेस है, क्योंकि हम फॉरेनर नहीं है, क्योंकि आज तक हम इंडिया से बाहर नहीं गए। विचार देखो भाई साहब, मैं कह रहा हूं अगर इस टाइम श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारे सामने बैठी होंगी, कसम लगे वो गश्त खाकर गिर जाएंगी और आज ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिजाइन दे देंगी और क्लास हमारी ज्वाइन कर लेंगी। कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारी क्लास के अंदर बैठे हैं, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है क्योंकि मैं ब्राउन हूं। और मैं क्या ही बोलूं, मेरे तो शब्द भी खत्म हो गए, मुंह में शब्द भी नहीं आ रहा मेरे तो। थोड़ा बहुत इनकम टैक्स आता है, मुझे लगता है पहली क्लास के अंदर ही भूल जाऊंगा आज। तो इधर सुनो ध्यान से नालायकों, तुम्हारा इंडियन सिटीजन होना या ना होना यह भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो इंडियन सिटीजन बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। तो जो ये तुम आधार कार्ड और पैन कार्ड वाली बातें कर रहे हो, तो सारी की सारी बातें बेकार की हैं। इसका कोई लेना देना ही नहीं है कि तुम इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो। चलो एक बार लास्ट क्वेश्चन पूछने की और कोशिश करता हूं जी। देखो एक बच्चा अमन, देखो अमन कह रहा है 182 डेज फिजिकली इन इंडिया। वर्ड देखो, वर्ड कौन सा उठाकर लेकर आया, कह रहा है 182 डेज फिजिकली इन इंडिया, कि मैं फिजिकली इंडिया में रहा हूं। तो इंडिया में फिजिकली रहोगे मेरे बच्चे। बिस्टर इंडिया वाली घड़ी तो अभी आज तक इंडिया में कोई आई नहीं कि तुम फॉरेन में हो और तुम फिजिकली नहीं हो। यहीं पर सारे फिजिकली रहते हैं मेरे बच्चे। मैं भी फिजिकली हूं, तू भी फिजिकली है, ये भी फिजिकली है। कौन विदाउट फिजिकली है? मिस्टर इंडिया वाली घड़ी वो मूवी में थी, रियल लाइफ में नहीं आई वो। नालायक, फिजिकली इन इंडिया, एक नया वर्ड आ गया फिजिकली इन इंडिया। भाई साहब खतरनाक हो यार भाई, तुम सही बता रहा हूं भाई। भाई साहब, भाई राम। इधर सुनो ध्यान से भाई, सुनो गलती हो गई भाई। ये देखो ये कान पकड़े, यूट्यूब पर कान पकड़े मैंने तुम्हारे सामने। तुमसे आज के बाद क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है? अब सुन लो ध्यान से। तो ये रेजिडेंट बनना या ना बनना, सिटीजन बनना या ना बनना, या इंडियन ओरिजिन बनना या ना बनना, ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये आपकी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम आगे जाके देखेंगे। आज के बाद मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है? मैं आपसे मतलब तहे दिल से माफी चाहता हूं। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरे से गलती हुई, आप मुझे माफ करें। उम्मीद करूंगा सारे के सारे बच्चे मुझे माफी देंगे। और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल का कि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर पूछे आपसे। क्या बात मेरी समझ में आएगी जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो अब ये हमारा सेकंड चैप्टर हमें बताएगा कि रेजिडेंट कब बनेंगे, नॉन रेजिडेंट कब बनेंगे, सिटीजन कब बनेंगे, सिटीजन कब नहीं बनेंगे, ओरिजिन कब बनेंगे, ओरिजिन कब नहीं बनेंगे। ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद अब यहां पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा निकल के आ रहा है। अब चैप्टर नंबर 3 हमारा है हेड्स ऑफ इनकम। अब चैप्टर नंबर 3 हमारा आ रहा है हेड्स ऑफ इनकम। अब हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है जी? हेड्स ऑफ इनकम मींस क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक बात मुझे बताना। एक पर्सन इनकम कहां से कमाएगा? उसके लिमिटेड सोर्स है या अनलिमिटेड सोर्स है? जल्दी बताओ जी। एक पर्सन इनकम कहां से कमाएगा? उसके लिमिटेड सोर्स हैं या अनलिमिटेड सोर्स हैं? अमन गलत, गलत, अनलिमिटेड सोर्स है। तो ये बात तो समझ में आ गई, एक पर्सन के इनकम के कमाने के ना अनलिमिटेड सोर्स हैं। बट इनकम टैक्स कह रहा है कि इनकम के कमाने के अनलिमिटेड सोर्स हैं, बट इनकम टैक्सेबल कहां पर होगी? उसके लिमिटेड सोर्स हैं।
मतलब एक पर्सन की इनकम टैक्स में हम मैक्सिमम 5 हेड्स में टैक्सेबल कर सकते हैं और कहीं पर टैक्सेबल नहीं कर सकते। तो मतलब एक पर्सन इनकम कमाएगा कहां से, उसके अनलिमिटेड सोर्स हैं, इनकम जाएगी कहां पर, उसके लिमिटेड सोर्स हैं, और इनकम जाएगी कहां पर, टोटल मिला के 5 हेड्स निकल के आते हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब हमारे 5 हेड कौन कौन से निकल के आते हैं, तो सबसे पहला हेड हमारा है सैलरी का। मतलब पहला हेड हमारा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। दोबारा बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। फिर बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। जो बच्चे अर्ली बर्ड बैच वाले बच्चे होंगे, शायद उनको ये बातें मैंने अर्ली बर्ड बैच के अंदर बताई होंगी। अगर उनको याद आ रहा होगा, ये बातें हमने अर्ली बर्ड के अंदर डिस्कस की थी, याद करो स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर। आपको मैंने उस टाइम भी कहा था कि गवर्नमेंट ये बात कहती है कि इनकम के आने के अनलिमिटेड सोर्स होंगे, बट इनकम के जाने के लिमिटेड सोर्स होंगे। इट मींस आज अगर मुझे इनकम टैक्सेबल करनी है तो इन्हीं पांचों में से किसी भी हेड में इनकम टैक्सेबल करनी होगी, या तो सैलरी में, या हाउस प्रॉपर्टी, या पीजीबीपी, या कैपिटल गेन, या अदर सोर्स। अच्छा, अब एक बात बताना, 5 हेड हैं, बट क्या इनकम के आने के 5 रास्ते हैं या अनलिमिटेड रास्ते हैं? सारे बच्चे बताओ। जाने के तो 5 रास्ते हैं भाई, जाने के 5 रास्ते हैं। इनकम के आने के 5 रास्ते हैं या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। अब अगर इनकम के आने के अनलिमिटेड रास्ते हैं और जाने के 5 हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इन हेड में इनकम जाती कैसे है? तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, वो इनकम जो होगी वो सैलरी हेड की होगी, और जो भी तुम्हारी घर से रेंटल इनकम जो आती होगी नॉर्मली, वो तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की होगी। जो इनकम तुमने अपने बिजनेस से कमाई होगी, जो इनकम तुमने अपने प्रोफेशन से कमाई होगी, वो तुम्हारी इनकम जो होगी वो पीजीबीपी की इनकम होगी। जो इनकम तुमने प्रॉपर्टी को सेल करके कमाई होगी, वो इनकम जो होगी वो नॉर्मली कैपिटल गेन की होगी। और जो इनकम तुम्हारी कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी ना, वो सारी की सारी इनकम जो होगी वो अदर सोर्स की होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो 5 हेड निकल के आ रहे हैं, 4 हेड हमारे स्पेसिफिक हैं। दोबारा बोलो, 4 हेड हमारे स्पेसिफिक हैं, 1 हेड हमारा जर्नल है। दोबारा बोलो, 4 हेड हमारे स्पेसिफिक हैं, 1 हेड हमारा जर्नल है। जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी, जो कहीं भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी की सारी इनकम जो होगी वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है, मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, इनकम टैक्स में इनकम के आने के 5 सोर्स हैं या जाने के 5 सोर्स हैं? बताओ, जल्दी बताओ जी। सारे बच्चे फटाफट से बोलो, इनकम टैक्स में इनकम के आने के 5 सोर्स हैं या जाने के 5 सोर्स हैं? जाने के। कितने हेड हैं? 5। कौन कौन से? सारे बच्चे बोलो, कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। दोबारा बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये 5 हेड निकल के आ रहे हैं। 4 हमारे स्पेसिफिक हैं, 1 हमारा जर्नल है। अगर इनकम 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी इनकम जो होगी वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब लिखो यहां पे जी, लिखो चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग लिखो, सिर्फ इतना सा लिखो। क्या लिखोगे आप? चैप्टर नंबर 3 में हेड्स ऑफ इनकम, बस इतना लिखो, हेड्स ऑफ इनकम। और ये 5 हेड के नाम लिख दो यहां पर, 5 हेड के नाम लिख दो। ऊपर लिखो हेड्स ऑफ इनकम और 5 हेड के नाम लिख दो। जल्दी करो फटाफट से जी। हेड्स ऑफ इनकम और 5 हेड के नाम लिख दो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इन्हीं 5 हेड में हमारी इनकम टैक्सेबल होगी और किसी भी हेड में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 4 आओ जी। अब ये चैप्टर नंबर 4 क्या है? इधर देखो ध्यान, चैप्टर नंबर 4 क्या है? अब चैप्टर नंबर 4 सुनो ध्यान से। चैप्टर नंबर 4 क्या है? सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान से सुने कि चैप्टर नंबर 4 हमारा किसका है। हेलो भाई साहब, ओए भाई साहब, हेलो इधर। अब चैप्टर नंबर 4 सुनो, 4 किसका है?
अब चैप्टर नंबर 4 हमारा है प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। अब भाई कहना क्या चाह रहे हैं, अब चैप्टर 4 में 3 चैप्टर हैं, मतलब चैप्टर 4 में 3 चैप्टर हैं। एक तो क्लबिंग ऑफ इनकम, एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और तीसरा चैप्टर जो है वो डिडक्शन का एज। अब एक क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम है मान लो नीलेश। चैप्टर नंबर 3 का वेटेज अप्रोक्सीमेट मान के चलो, इस चैप्टर नंबर 3 की वेटेज जो है वो 20 मार्क्स तक की है। चैप्टर नंबर 3 अप्रोक्सीमेट हमारा 20 मार्क्स का है। अब यहां पे आ जाओ, अब ये चैप्टर नंबर 4 जो है ना क्लबिंग ऑफ इनकम, अब ये क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है? देखो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब ये होता है, क्लबिंग का मतलब होता है किसी दूसरे की इनकम को अपनी इनकम में जोड़ना, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब किसी दूसरे की इनकम को अपनी इनकम में जोड़ना, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। जैसे एक बात बताता हूं, अब मान लो एक पर्सन है, एक पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा है और वो टैक्स बचाने की कोशिश करता है। जब वो टैक्स बचाने की कोशिश करता है तो बहुत सारे लोग वो ऐसे ढूंढता है जिनकी इनकम जो हो वो बहुत कम हो या मे बी उनकी इनकम नील हो। तो ऐसे लोगों को वो ढूंढता है, किन लोगों को ढूंढता है कि जहां पर वो इनकम को ट्रांसफर कर सके। जैसे मान लो मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ मान लो कुछ भी इनकम नहीं कमाती, तो मैंने क्या किया, मेरे को एक घर से किराया आ रहा है, वो किराया मैंने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करवा दिया। अब अगर वो किराया वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करवा दिया तो मेरी वाइफ के पास किराया चला गया, मेरी इनकम से हट गया, मेरा टैक्स बच गया। तो लोग क्या करते थे, लोग अपनी वाइफ हो गया, सन्स वाइफ हो गया, माइनर बच्चा हो गया, इन लोगों को अपनी इनकम ट्रांसफर कर देते थे। जब इन लोगों को इनकम ट्रांसफर करते थे तो फिर होता क्या था, टैक्स की प्लानिंग होती थी। उस टैक्स की प्लानिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चैप्टर इंसर्ट किया, क्लबिंग ऑफ इनकम। कि अगर कोई पर्सन अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो डाइवर्टेड इनकम जो है ना, जिसने इनकम डाइवर्ट की है उसी की इनकम में ऐड हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है कि अगर मैंने इनकम दूसरे को ट्रांसफर की है, वो इनकम दोबारा से मेरी इनकम में जुड़ जाना, इट्स कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे जो क्लबिंग ऑफ इनकम में गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है कि दूसरे की इनकम को आपकी इनकम में हम जोड़ देंगे, वो हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम है। बस ये पर ध्यान दो। फिर एक चैप्टर आएगा सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक बात मेरे को बताना यार, और एक बात बताओ, इनकम टैक्स में अगर इनकम होती है तो इनकम पे टैक्स है। अगर मान लो तुम्हें लॉस होते हैं, पहले बताना क्या लॉस हो सकते हैं? क्या एक आदमी अपने बिजनेस से लॉस कमा सकता है? हेलो भाई साहब, ओए इधर, क्या एक आदमी अपने बिजनेस से लॉस कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है जी। अब एक आदमी के बिजनेस से लॉस पॉसिबल है, अलग अलग हेड में लॉस पॉसिबल है। तो अगर मान लो इनकम टैक्स में लॉस आ रहे हैं, उस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? भाई मान लो अगर मेरे को लॉस आ रहे हैं, मेरे बिजनेस में लॉस है, उस लॉस को मैं कौन सी इनकम से खत्म करूंगा, कैसे खत्म करूंगा? अगर वो लॉस खत्म नहीं होंगे तो क्या होगा, कितने साल तक वो लॉस आगे जाएंगे? वो सारी की सारी बातें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर के अंदर आती हैं। फिर एक चैप्टर हमारा आता है डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। अब डिडक्शन का मतलब क्या होता है? और बहुत सारे लोग आपने सुना होगा एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडी हो गया, एलआईसी हो गया, पीपीएफ हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ये क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जहां पर तुम पैसा इन्वेस्ट करके डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजन है, जहां पर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे इनकम टैक्स वाले तुम्हें डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। वो डिडक्शन कौन कौन सी होती हैं, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। तो कहने को चैप्टर नंबर 4 है, इस चैप्टर में 3 चैप्टर हमारे सामने आएंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम आएगा, सेट ऑफ लॉसेस आएगा, और डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो लिखो इन चैप्टर का नाम जी, इन चैप्टर का नाम लिखो फटाफट से। चैप्टर नंबर 4 का नाम लिखो क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, और डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम।
गवर्नमेंट से टैक्स रिफंड ले लेंगे। किस चीज का रिफंड ले लेंगे? ओ केसरी के लाल, हाँ जी केसरी के लाल, क्या हालचाल है? दिक्कत तो ना है? अगर कोई दिक्कत होवे ना तुम मुझे बता दिया करो। भाई कितना टेंशन नहीं लेनी तुमने, सारा भाई बैठा है यहां पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की वेटेज कुछ नहीं कह सकते, ये टोटल मिला के मैक्सिमम 5 नंबर तक का लगा लो बस। मैक्सिमम 5 नंबर तक का चैप्टर बनेगा, इसके ऊपर का चैप्टर नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक चैप्टर हमारा आएगा एडवांस टैक्स आएगा, टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन सोर्स। याद है आपको मैंने जीएसटी में कहा था हम एक चैप्टर करेंगे टीडीएस और टीसीएस का जी, याद है मैंने कहा था टीडीएस का चैप्टर करेंगे, टीसीएस वाला चैप्टर करेंगे। देखो आपके सामने एक चैप्टर आ गया। तो यार इनकम टैक्स में कई लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं, अब कई लोग एडवांस में टैक्स पे करते हैं, तो एडवांस में कौन टैक्स पे करता है जी? किसको एडवांस टैक्स पे करना है, ठीक है ना। एडवांस टैक्स में कौन कौन कवर होता है, गवर्नमेंट एडवांस टैक्स क्यों लेती है, ये टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएंगी। तो 5 नंबर तक की वेटेज जो है आप किसकी है, ठीक है। इसका भी नाम लिख लो एक बार, एडवांस टैक्स, शॉर्ट में लिख लो एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। शॉर्ट में लिख लो एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस, ठीक है जी। एडवांस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया। शॉर्ट में लिख लो उसको। डन। चलो उसके बाद देखो फिर अगला चैप्टर यहां पर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। याद करो मैंने पहले भी कहा था, अरे इनकम टैक्स में बहुत सारे लोग रिटर्न भरते हैं। अब इतने सारे लोग रिटर्न भर रहे हैं, अब ये रिटर्न किसको भरनी है, कैसे भरनी है, रिटर्न भरनी क्यों जरूरी है। याद आ रहा है जीएसटी वाला हमने लास्ट चैप्टर किया अभी। अब जीएसटी वाला जो हमने परसों चैप्टर किया था वो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग वाला था, उसमें जीएसटी के रिटर्न की बातें होती थी। आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि लोग इनकम टैक्स में रिटर्न भरते हैं। रिटर्न इज नट शेल जस्ट एन स्टेटमेंट, हर एक असेसी की स्टेटमेंट जाती है। तो किस किस को रिटर्न भरनी है, कब भरनी है, कैसे भरनी है, ड्यू डेट क्या होगी, ये सारी की सारी बातें आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अगर बनेगा तो 5 नंबर में से इसमें से भी एक क्वेश्चन अगर बनेगा, ऑप्शनल है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, ठीक है। और एक लास्ट में चैप्टर नंबर 7 है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल अंडर द एएमटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू ऑप्टिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। ये चैप्टर नंबर 7 कोई अलग से चैप्टर नहीं है, इंस्टीट्यूट की बुक में अलग से दिया हुआ है, बट कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये पूरे के पूरे इनकम टैक्स का मर्जर है। मतलब चैप्टर नंबर 7 है एक अलग से क्रिएट कर दिया कि अगर किसी पर्सन की फाइनल इनकम निकालनी है या फाइनल टैक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मतलब जो हमने ऊपर चैप्टर पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर हमें दे दिया, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 को हम अलग से नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ इतने से हेडिंग लिख लो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल, बस इतने से हेडिंग आपको लिखनी है जी, बस इतनी सी। डन जी। लो जी, अब ये आपके पूरे इनकम टैक्स का ना बेस है, ये पूरे इनकम टैक्स का बेस है। हमें पूरे इनकम टैक्स में ये बातें करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे इनकम टैक्स में बहुत सारी बातें सीखने की हैं, मतलब बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। एक पर्सन की इनकम कैसे निकालनी है, एक पर्सन का टैक्स कैसे निकलेगा, एक पर्सन की इनकम किस किस हेड में टैक्सेबल होगी, फिर टैक्स प्लानिंग करने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, लॉसेस हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सारी की सारी बातें हमारे इनकम टैक्स के अंदर आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। डन। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब यहां पे आ जाओ जी। अब सबसे पहले हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 हमारा इनकम टैक्स का, ठीक है जी। अब एक बार हेडिंग डाल दो यहां पे, अब आ जाओ जी, अब मेन हमारा काम स्टार्ट हो रहा है जी। हेडिंग डाल दो यहां पे चैप्टर नंबर 1 जी। चैप्टर नंबर 1
हेडिंग डाल दो यहां पे। सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, हेडिंग डाल दो, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इसको मार्क करो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और 10 नंबर की वेटेज जो है वो इस सिंगल चैप्टर की है। 10 नंबर की वेटेज जो है वो इस सिंगल चैप्टर की है। दैट इज चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं आपको ना एक बार ना इनकम टैक्स एक्ट दिखाना चाहता हूं। ये देखो जी, अब इसको देखो, ये आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट है जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो प्लीज, बातचीत नहीं यार। हेलो भाई साहब, ओए इधर, ये इनकम टैक्स एक्ट है। एक बात मेरे को बताओ, आपको मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे एग्जाम मई 25 में है, तो मई 25 वाले एग्जाम में जो इस बार जो बजट आया 2024 वाला, क्या वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? यस होगा। हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल है, 2023 एप्लीकेबल नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर मई 25 में एग्जाम है, सितंबर 25 में एग्जाम है या जनवरी 26 में एग्जाम है, इन तीनों एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2024 आएगा। तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है ना, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपका है एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024। ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 24 है। जो बजट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है उससे अमेंडेड जो है ये इनकम टैक्स एक्ट आपके सामने है, जो हमें डिस्कस करना है। क्या बात में समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से। सर 2024 एप्लीकेबल होगा ये बताया था सर जी, फाइनेंस एक्ट 24। सर आपकी बुक, हाँ तो बुक से ही पढ़ाऊंगा और कहां से पढ़ाऊंगा जी? ठीक है, देखो साथ साथ मैं नोट्स बनवा के चलूंगा। अगर मैं यहां से पढ़ाऊंगा या बुक से पढ़ाऊंगा फिर नोट्स नहीं बन पाएंगे आपके। आप समझो मेरी बात को, क्योंकि हमें एक्ट के बाद उसका एनालिसिस पढ़ना है और हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इनकम टैक्स में लिखना नहीं है, हमें इनकम टैक्स में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अगर इनकम टैक्स में प्रोविजन आपके बिल्कुल थोड़े से भी इधर से उधर हो गए ना, आप सिंगल क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम इनकम टैक्स में जो भी हम बात, जैसे हमने जीएसटी में नोट्स बनाए थे, सेम नोट्स आपके इनकम टैक्स में भी बनेंगे और जो बातें होंगी वो प्रोविजन के बेस पे ही होंगी। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार यहां पे आ जाओ जी, अब एक बार यहां पे आओ। सबसे पहला एक बार बस सेक्शन नंबर 1 बता दो। बस एक बार सारे के सारे बच्चे सेक्शन नंबर 1 बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि आपको थोड़ी बहुत बातें याद हैं या नहीं है। आपको थोड़ी बहुत बातें याद आ रही है नहीं आ रही, मैं देखना चाहता हूं। ये बताना, इसको हम क्या बोलते थे? बताओ, इसको हम क्या बोलते थे? हाँ जी, सारे बच्चे बोलो, इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे सेक्शन नंबर। इसको हम क्या बोलते थे? मार्जिनल नोट। क्या बोलते थे? मार्जिनल नोट। अब सारे बच्चे बताओ, इनकम टैक्स एक्ट का सबसे पहला सेक्शन क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दोबारा बोलो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा हमारा इनकम टैक्स है उसको किस नाम से बुलाएंगे? भाई जो भी हमारा पूरा इनकम टैक्स है उसको किस नाम से बुलाएंगे? तो उसने पहला बोला, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सारे बच्चे बोल दो, इस एक्ट को किस नाम से बुलाएंगे जी? इस एक्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे? इस एक्ट को हम बुलाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से बुलाएंगे जी। उसके बाद इट एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके। मतलब ये एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग जेएनके। तो जेएनके पर भी एप्लीकेबल है और इंडिया के बाकी पार्ट पर भी एप्लीकेबल है। तो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो है पूरे इंडिया पर है इंक्लूडिंग जेएनके। और तीसरा पॉइंट देखो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट
इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। सारे के सारे बच्चे आवाज मार दो, ये वाला एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना, ये एप्लीकेबल किस दिन से हुआ था जी बताओ। ये जो एक्ट हमारा एप्लीकेबल हुआ था किस दिन से एप्लीकेबल हुआ था? ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। मतलब 1 अप्रैल 1962 से ना ये एक्ट हमारा एप्लीकेबल हो गया था। अच्छा एक बात मेरे को बताना, क्या सारे के सारे सेक्शन 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हो गए थे या कुछ सेक्शन बाद में भी एप्लीकेबल हो सकते हैं? चेक करो उसने क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। इट मींस अगर कहीं अदरवाइज, अगर कुछ कहीं और कुछ लिखा हुआ है तो वो सेक्शन उस दिन से फॉलो होगा, नहीं तो पूरा का पूरा एक्ट जो है अप्रैल 1962 को फॉलो होगा। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर किसी सेक्शन में कोई अलग से डेट लिखी है तो उस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी जो होगी वो उस दिन से होगी, अगर नहीं लिखी तो हर सेक्शन जो होगा 1 अप्रैल 1962 को एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ये 3 बातें दिमाग में लेके चलना। पहली बात, इस एक्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे? इनकम टैक्स एक्ट 1962। दूसरी बात, ये एक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जेएनके। तीसरी बात, ये पूरा का पूरा एक्ट 1 अप्रैल 1962 से इफेक्ट में आया था, बट अगर किसी और सेक्शन में कुछ और डेट लिखी है तो उस दिन से वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं लिखी तो पूरा एक्ट जो है 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो हेडिंग डालो सबसे पहला, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला हेडिंग डालो सेक्शन नंबर 1 जी। सबसे पहले हेडिंग डाल दो सेक्शन नंबर 1। जल्दी लिखो जी, हेडिंग डाल दो सेक्शन नंबर 1 जल्दी। बस बस बस, ज्यादा नहीं कराऊंगा। चैप्टर नंबर 1 आपको मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। बस बेस मेरे को समझाना है और कुछ नहीं है। बेस हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है बस। और ध्यान रखना कल वाली क्लास जो है, कल हमारी क्लास सेम टाइम पर ही होगी 2:30, और 2:30 से वही 5:30 या 5:15 तक हमारी क्लास होगी। और संडे को हमारी क्लास का, संडे को तो टेस्ट है हमारा। संडे को मैं ऐसा करूंगा, संडे को पहले सुबह तुम्हारा डाउट सेशन ले लूंगा मैं, ठीक है ना। संडे को मैं पहले तुम्हारा डाउट सेशन ले लूंगा, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चों के जीएसटी में डाउट होंगे। तो पहले मैं कल डाउट सेशन ले लूंगा संडे को, फिर संडे को शाम को तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है। तो सुबह सुबह मान के चल लो कि आपसे मैं बात करता हूं 5:30 से लेके 6:30 7 बजे तक आपके डाउट्स ले लूंगा, फिर शाम को जीएसटी का टेस्ट हो जाएगा, और फिर मंडे को हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी। टेस्ट की टाइमिंग शाम को ही रखेंगे जी। टेस्ट की टाइमिंग जो रखेंगे वो शाम को ही रखेंगे। टेस्ट की टाइमिंग जो रखेंगे वो शाम को ही रखेंगे जी आपकी, ठीक है। एक बार मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, बट पहले बात करते हैं कल की। कल हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी। टेस्ट लाइव होगा, मैं लाइव भी ले सकता हूं। सर डाउट सेशन 3 बजे ले लो दोपहर को। 3 बजे तो मुश्किल है यार, संडे को ना मेरे को दवाई लेने जाना है। संडे को मेरे को दवाई लेने जाना है, पंगा ये है, और दवाई लेने भी मेरे को बहुत दूर जाना है, तो आने जाने में टाइम लगेगा। नहीं, अगर मैं अपना टेस्ट लूंगा तो जूम पे लूंगा जी। टेस्ट आपका अगर मैं लूंगा तो जूम पे लूंगा। टेस्ट मेरा तैयार हो चुका है बन के, ठीक है ना। टेस्ट मेरा तैयार बन के हो चुका है, बात ध्यान दो, ठीक है। चलो लिखो यहां पे एक बार बराबर से। सेक्शन नंबर 1 की पहले हेडिंग डालो यहां पे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सर ये तबीयत, अरे तबीयत तो सही है यार, वो गले में ना दिक्कत आ रही है। गले में क्या है कि गले में मतलब मेरा गले में थोड़ा इशू आ रहा है, तो इसलिए उसकी मेडिसिन मेरे को लेने जाना है। चलो लिखो यहां पे। अब पहला पॉइंट लिखो, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहला पॉइंट तो ये लिखो, इट एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट,
इट शेल केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962। ये 3 पॉइंट आप यहां पे लिख लो जी, ये 3 पॉइंट यहां पे लिख लो बस आप, ठीक है। और इन्हीं तीनों पॉइंट के साथ आज वाली क्लास को हम पैक करेंगे। बस आज हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कल से आपकी खिंचाई करूंगा, कल से आपकी धुनाई करूंगा, कल से आपको पिलाई करूंगा, और कल से आपकी खिंचाई करूंगा, और कल से आपको पिटाई करूंगा जी, ठीक है। कल से हम करेंगे सेक्शन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड का मतलब होता है कि अगर किसी सेक्शन में कुछ और लिखा है तो पहले वो प्रीवेल करेगा, अगर नहीं लिखा तो 1 अप्रैल 1962 जी। अंकित कह रहा है 6 बजे तक कब तक लोगे, पहले ये बताओ 6 बजे तक कब लोगे, 6 बजे तक कब लोगे गाबा सर ये बताओ। 6 बजे तक भी ले लेंगे भाई, एक 6 बजे कोई मतलब कनेक्शन है क्या अलग से, कुछ ऐसा है? 6 बजे ले लेंगे, बता। एक क्लास 6 बजे छोड़ दूंगा यार, बता। आधा घंटा ब्रेक देके 6 बजे ले लेंगे। मैं सोच रहा हूं विदाउट ब्रेक लेते हैं तो सही लगता है यार, ब्रेक देके 6 बजे तक लो, फिर 7 बजे हमारा त्रिशूल बैच चल रहा है, तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत है क्या? डन, लॉक कर दे जी। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट यहां पे इसको लॉक कर लेना जी, इस पॉइंट को यहां पे लॉक करना। बाकी हम कल वाली क्लास में सेक्शन नंबर 4 अपना स्टार्ट करेंगे, और कल अपना थोड़े से ना अपनी मालिश वालिश करके आ जाना, क्योंकि कल से हमारा इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब सुन लो ध्यान से, इनकम टैक्स में मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो भाई नोटबुक, 2-3 कलर के पेन, कैलकुलेटर हाथ में, और एक रफ कॉपी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनो पहले। हेलो भाई साहब, इधर कोई रफ कॉपी या रफ पेज तुम्हारे पास होना चाहिए जिसमें तुम कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन हमें फेयर में नहीं करना। मैं दोबारा कह रहा हूं, हर क्वेश्चन फेयर में नहीं करना, तो 40 या 50 पेज की एक रफ कॉपी या रफ पेजेस अपने पास रखना, ताकि जब भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़े तो उसके अंदर हम कैलकुलेशन करें, फिर मेनू के ऊपर आए। बस ये पर ध्यान दो। अंकित हो जाएगा सिलेबस यार, टाइम टेंशन मत लो, हो जाएगा मेरे बच्चे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 4 घंटे की भी ले लूंगा, बट मैं 4 घंटे की ले लूंगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं उसमें 1 घंटा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। ये मत सोचना कि लंबी क्लास लेके सिलेबस खत्म करना है, मैं तो 12 घंटे की ले लूंगा, मैं तो 12 घंटे भी बोल सकता हूं, बट 12 घंटे में तुम्हें समझ में कितना आएगा वो बहुत बड़ा मैटर है। जो 4-4 घंटे के लेक्चर तुम देखते हो ना, उसमें समझ लो आउटपुट जो निकलता है वो 2.5 घंटे का निकलता है। आधे घंटे की ब्रेक होती है, ठीक है ना, आधे घंटे की बातें होती हैं। आधा घंटा बच्चे को समझ में नहीं आता, मेरे से पूछ लो तुम, क्योंकि हमने 4-4 घंटे की क्लासेस ली है ना। तो सिलेबस खत्म करवाने की दिक्कत क्या है? मैं अगर मान लो अगर ऐसा ही है तो मैं 6-6 घंटे क्लास ले लूंगा, तुम्हें समझ में कितना आएगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 लेक्चर ज्यादा लग जाए वो बेटर है, समझ में बढ़िया से आ जाए वो अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो सर 10 को कहा था 10 को ही खत्म करो, 12 को खत्म क्यों कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 10 को भी कर दूंगा, बट फिर पता क्या होगा, आपको याद नहीं आएगा क्लास में क्या किया था, ठीक है। तो वो टेंशन मतलब, विश्वास रखो, सिलेबस बिल्कुल सही टाइम पे खत्म हो जाएगा जी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी। अब बाकी मुलाकात करेंगे कल वाली क्लास में। कल हम मिलेंगे सेम टाइम, कल हम मिलेंगे 2:30 सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी, बाय बाय जी। सारे बच्चे लाइक करके जाएंगे और कमेंट करके जाएंगे भाई साहब। हेलो भाई साहब, ओए कमेंट करने, कम से कम 100+ कमेंट होने चाहिए, ध्यान रखना, कम से कम कितने 100+ कमेंट होने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।